हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। कल हमने कास्ट सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखा था। उसके बचे हुए क्वेश्चनों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की जांच कीजिए। यह प्रश्न 2008 में आया था और बिल्कुल ही सीधा एकदम फैक्चुअल प्रश्न है। इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है कि हमें यही बताना है राजनीति है उसके अंदर जाति की क्या भूमिका है, जाति किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है। जैसे किस प्रकार से जाति वोट बैंक के माध्यम से जो नामांकन है या फिर जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो सीटों का वितरण करती हैं, वो जातिगत आधार पर करती हैं, या अपनी नीतियों का निर्माण जातिगत आधार पर करती है। तो किस प्रकार से जो जाति है वो भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है उसको हमें बताना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं दिखाना है, हमें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को दिखाते हुए चलना है। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम अपने इंट्रो में जाति व्यवस्था को परिभाषित कर सकते हैं कि जाति व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि जाति क्या है, एक पदानुक्रमित संस्थागत व्यवस्था है। उसमें क्या होता है कि जन्म, विवाह, भोजन, बंटवारे जैसे जो बुनियादी सामाजिक कारक और जो पदानुक्रम है समाज में उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार जाति व्यवस्था को परिभाषित करके हम अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम अपनी मेन डिमांड के ऊपर आएंगे। प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सकारात्मक भूमिका, और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है नकारात्मक भूमिका। तो उन दोनों भूमिकाओं को हमें यहाँ पर दिखाना है। सकारात्मक भूमिका में पहला पॉइंट है समावेशी नीतियां। अब जाति एकत्रित होकर समाज के ऊपर दबाव समूह के रूप में कार्य करती हैं। तो विभिन्न जातियां हैं अपने अपने जातिगत अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संगठित होती हैं, जिसके कारण सरकार को सभी जातियों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनानी पड़ती है। किसी एक जाति को नाखुश करने से उस जाति की जो वोट है उसका नुकसान सरकार को झेलना पड़ सकता है। इसलिए जाति की राजनीति में भूमिका होने से जो समावेशी नीति निर्माण होता है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जिनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है संतुलित शक्ति गतिशीलता। अब संतुलित शक्ति गतिशीलता कैसे कि यदि जातियां हैं वो राजनीति में भूमिका नहीं निभाएगी या फिर राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होगी, जैसे कि जो तथाकथित निम्न जातियां होती हैं वह यदि राजनीति में भूमिका नहीं निभाएगी तो उनको राजनीतिक निर्णयों से बाहर किया जा सकता है। लेकिन यदि जाति है वो राजनीति में अपनी भूमिका निभा रही है, उनका भी काफी ज्यादा शेयर विधानसभा या लोकसभा में देखा जाता है, तो जो शक्ति है वो किसी एक हाथों में संकेंद्रित नहीं होगी, वह समाज के सभी हाथों में गतिशील होगी। जिससे क्या होगा, एक बैलेंस्ड वे में जो पावर है वो मोबाइल होगी। मोबाइल मतलब गतिशील। अब जाति राजनीति से जुड़ती है तो इससे क्या होगी, मतदाता उपस्थिति अधिक होगी। जातिगत आधार पर जो पार्टियां हैं वो अपने नेताओं को टिकट देती हैं, जिसके कारण क्या होगा, सभी जातियां अपने जाति के नेता के प्रचार के लिए राजनीतिक रूप से जागरूक होगी। और जिस दिन वोट होगा तो सभी जातियां अपने जो जातिगत राजनेता है उसको वोट देने के लिए आएगी। जिससे क्या होगा, जो वोटिंग शेयर है वो बढ़ेगा और इससे जो लोकतांत्रिक भागीदारी है उसमें भी सुधार होगा। और जाति का राजनीति में आने से क्या हुआ, जो कमजोर वर्ग के नेता हैं उनको राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा जाएगा। जैसे जो रामविलास पासवान जैसे या फिर रामदास अठावले जैसे जो नेता हैं वो इसी कारण राष्ट्रीय राजनीति में चेहरा बन पाए, क्योंकि उनके पीछे एक विशेष जाति का सपोर्ट है। और जातिगत आधार पर दलीय राजनीति विकसित होती है, जिसके कारण दलीय राजनीति के माध्यम से विभिन्न मत हैं वो राजनीति में सुनिश्चित हो पाते हैं। ये तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए। अब हम इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। अब पहला पॉइंट क्या है कि प्रभुत्वशाली जाति का राजनीति पर कब्जा। किस प्रकार, जैसे कि कोई विशिष्ट क्षेत्र है जिस पर ए जाति का प्रभुत्व है, यानी कि जो ए जाति है उसकी जनसंख्या उस क्षेत्र में अधिक है, तो निश्चित ही जो राजनीतिक पार्टियां होगी वो ए जाति के व्यक्ति को अपनी पार्टी की सीट देगी, जिसके कारण जो ए जाति का व्यक्ति है वो सत्ता में आएगा। जिससे क्या होगा, वहां पर जो अल्पसंख्यक जातियां हैं उनका राजनीति में प्रभुत्व नहीं देखा जाएगा, वो राजनीति से बाहर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि उम्मीदवारों का नामांकन किसी जाति विशेष की जनसंख्या के आधार पर होगा। ए जाति का किसी क्षेत्र विशेष पर प्रभुत्व है, यानी कि उसकी जनसंख्या अधिक है, तो जो पार्टियां हैं वो ए जाति के व्यक्ति को ही सीट देगी। तो उम्मीदवारों का नामांकन होगा वो जातिगत आधार पर ही हो जाएगा। इसमें योग्यता विशेष के जो लोग हैं अन्य जातियों के, वे अपनी भागीदारी को राजनीति में सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। और जो सरकार की नीतियां और निर्णय होंगे वो जातिगत आधार पर लिए जाएंगे। संसाधनों का आवंटन जातिगत आधार पर होगा, जिससे जो क्षेत्रीय और आर्थिक असमानताएं कायम हो जाएगी। किसी एक जो प्रभुत्वशाली जाति है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनेगी, तो दूसरी जातियां हैं उनको हाशिए पर धकेला जा सकता है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक विचारधारा निर्माण, जाति की भूमिका अधिक। अब इससे क्या तात्पर्य है
इससे तात्पर्य है कि किसी जाति का राजनीति में प्रभुत्व है या फिर उसका राजनीति में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो जो जाति जहाँ पर रह रही है वहाँ पर इन्वायरमेंट उस एक पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग होगा, उस एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में होगा। तो जो वहाँ पर छोटे बच्चे होंगे जो राजनीति से परिचित हो रहे होंगे, उस पर उस जाति से जुड़े हुए राजनीतिक दल का प्रभाव अधिक होगा। चाहे वो राजनीतिक दल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका प्रभाव उन बच्चों पर अधिक होगा, जिसके कारण उनकी जो स्वतंत्र राजनीतिक विचारधारा है उसका विकास नहीं हो पाएगा। वह अपनी विचारधारा उनके द्वारा जो थोपी जाएगी उसके अनुसार ही बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर क्या होता है, घर के अंदर जो महिलाएं होती हैं वो किस प्रकार से अपना वोट करती हैं, बस उनका जो हस्बैंड होते हैं या फिर जो पुरुष मुखिया होते हैं घर के, वह बोलते हैं कि आपको इस पार्टी को वोट करना है, बस। तो उनकी राजनीतिक विचारधारा वहीं तक सीमित है। और यदि जाति की इन्वॉल्वमेंट राजनीति में अधिक होगी, क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होगा, और ऐसे दलों से क्या होगा, जो केंद्र और राज्य के संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। ये बहुत ही वीक पॉइंट है बट लिख सकते हैं। और जाति की राजनीति में अधिक इन्वॉल्वमेंट से विभाजनकारी राजनीति का निर्माण होगा। जैसे सत्ता और संसाधनों पर संघर्ष बढ़ने से जातिगत आधार पर राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष अधिक होंगे। जो राजनीति होगी वो विभाजनकारी होगी, समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करने वाली हो जाएगी। जैसे जो NCRB का डेटा है 2019 का, उसके अकॉर्डिंग यूपी में जातिगत आधार पर 8,000 से अधिक झड़पें हुई। उनमें कहीं न कहीं राजनीतिक रूप देखा जा सकता है। 7वां पॉइंट है कि राजनीति में जाति की भूमिका अधिक होने से वोट बैंक की राजनीति आ जाएगी, और जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उनका एजेंडा होगा वो जाति तक ही सीमित हो जाएगा, और वो जाति विशिष्ट के मुद्दे हैं उन्हीं पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पर जो ये पॉइंट लिखे गए हैं आगे समझाने के लिए लिखे गए हैं, इनको आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पॉइंट को लिखना होता है और इसके साथ कोई ना कोई एग्जाम्पल कोट करना पड़ता है। बस यही होता है एकदम बेस्ट आंसर। इसी के साथ हम आगे की राह भी बता सकते हैं कि क्या सुधार किया जाना चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, लोगों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए, शासन व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए, आदर्श आचार संहिता को मजबूत किया जाए। तो इस प्रकार के कदम उठाकर जो जाति के नकारात्मक प्रभाव है उसको रोका जा सकता है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि राजनीति में जाति की भूमिका है वो दो धारी तलवार है, इसलिए इसके नकारात्मक जो प्रभाव है उनको रोकना चाहिए और सकारात्मक प्रभाव को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। इसके सकारात्मक पक्षों के जो उद्देश्य है उनको पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्या बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में जाति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है? दृष्टांतों के साथ अपने उत्तर को विस्तृत करें। यह प्रश्न 2020 में आया था और 10 नंबर का था। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जो बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज है, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज से तात्पर्य कि यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, जातियां हैं, धर्म है, त्योहार है, पहनावा है और खान पान है। तो ये क्या है, बहुत सारी संस्कृति को दिखा रहा है। तो इस बहुसांस्कृतिक समाज है उसमें जाति ने अपनी भूमिका है वो कहीं न कहीं खो दी है इस समाज को समझने में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जाति का रिलेवेंस है या फिर जाति की जो प्रासंगिकता है वो अब कम हो रही है। उसको हमें बताना है कि क्या जाति का रिलेवेंस है वो समाज में कम हो रहा है या फिर जो जाति की प्रासंगिकता है वो समाज के अंदर बढ़ रही है। यदि समाज के अंदर जाति की रिलेवेंस बढ़ रही है जिसका तात्पर्य है कि जाति ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है, और यदि उसका रिलेवेंस कम हो गया है तो समाज को समझने में जाति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। तो उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो आप प्रश्न को तो समझ ही गए होंगे। अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इंट्रो में सबसे पहले बता सकते हैं कि भारतीय समाज है जो बहुसांस्कृतिक समाज है, और बहुसांस्कृतिक समाज का एक आधार इतना ही है कि जो भारत के अंदर क्या है 3,000 से अधिक जातियां हैं और 25,000 से अधिक उपजातियां हैं, जो क्या दिखा रहे हैं कि जो भारतीय समाज है वो वास्तविकता में क्या है, बहुसांस्कृतिक समाज है। क्योंकि जाति में ही इतनी विविधता है तो धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, उनको देखेंगे तो पता नहीं कितनी जो विविधता हमारे देश में देखी जा सकती है। तो इस प्रकार का डेटा वाइज इंट्रो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब मेन बॉडी में सबसे पहले हम बताएंगे जो बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज है उसको समझने के मुख्य आधार क्या है। तभी तो हम बताएंगे ना कि ये मुख्य आधार है। अब उसमें से एक जाति भी आधार है। यदि हमने इसको सीधा लिख दिया, मैंने कई कोचेज के आंसर पढ़े हैं, बहुत सारी कोचेज के, जिसमें उन्होंने इस आंसर को सीधा कैसे लिख दिया है कि जाति की प्रासंगिकता यस और नो, कि किस प्रकार से है और किस प्रकार से नहीं है। आपको इस प्रकार से आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रश्न में कीवर्ड दिए गए हैं उनको उत्तर में कोड करते हुए चलना है। यहाँ पर जो बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज दिया है वो ऐसे तो दिया नहीं है। जो पेपर सेटल करने वाला जो व्यक्ति था उसने इस वर्ड को बहुत ही सजगता से यहाँ पर रखा है ताकि जो परीक्षार्थी है वह इस वर्ड को उत्तर लिखते समय बहुत ही ध्यान रखे। तो आपको भी यह सजगता बरतनी है। आपको सीधा ही क्वेश्चन पर नहीं आना। हमें जो बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज है उसको परिभाषित भी कर सकते हैं यहाँ पर,
फिर बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज है उसको समझने के क्या क्या आधार है उसको बताने की पड़ेंगे। उसमें से फिर जो जाति है वो किस प्रकार से अपनी प्रासंगिकता खो रही है उसको हमें आगे बताना है। तो आपको जो प्रश्न के कीवर्ड है उनको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी जो हमारा आंसर है वो मेन डिमांड को फुलफिल कर पाएगा। और जो हेडिंग बनाए हम उसमें कुछ नहीं, जो प्रश्न के कीवर्ड है उनको कोड करते हुए चले, ताकि आप आंसर सेम टू सेम वही लिख दें, बस हेडिंग के अंदर वो जो कीवर्ड है उसको कोड कर दें। आप जब भी आंसर राइटिंग करें इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। आप अपने आंसर मुझे मेरे टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जहां पर मैं आपके जो आंसर है उसको रिव्यू करूंगा और आपकी जो कमियां हैं उसको बताऊंगा। और जो मेरे टेलीग्राम के नंबर हैं वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, जिसकी लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने के मुख्य आधार क्या क्या है। तो आप इन आधारों को उत्तर में किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से गोला बनाकर बीच में हेडिंग डाल दे बहुसांस्कृतिक समाज को समझने के आधार, फिर इस प्रकार से 5 तीर निकाल दें उसमें से, तो वेन डायग्राम भी बन गया और प्रश्न भी अट्रैक्टिव लगा और एकदम डिमांड भी फुलफिल हो गई। तो यहाँ पर हमने आधार में जाति भी लिखा है, तो हमें यहाँ पर आगे लिखना है कि जाति भी बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन निम्न कारणों से जाति अपनी पहचान खो रही है। अब जो कारण है जाति की प्रासंगिकता कम होने के उनको हम यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि जो शहरीकरण हो गया या फिर जो शहरी स्तर पर है वो जाति अपनी पहचान खो रही है। शहर में क्या है, जाति आधारित विभाजन ना होकर आर्थिक आधार पर विभाजन है। किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल गाँव और शहर के अंदर 2 बस्तियां हैं, तो गाँव की जो ए बस्ती है उसके अंदर एक ही जाति के लोग रहेंगे और बी बस्ती के अंदर दूसरी जाति के लोग रहेंगे। लेकिन शहर के अंदर जो ए बस्ती है और जो बी बस्ती है उसमें लोग किस प्रकार से विभाजित होंगे, जैसे ए बस्ती है वो पॉश बस्ती है, वहां पर थोड़े अमीर लोग रहते हैं, और जो बी बस्ती है वहां पर गरीब लोग रहते हैं। तो जो ए बस्ती में कौन कौन से लोग रहेंगे, जिनके पास पैसे अधिक है, यानी कि उनकी जाति वहां पर नहीं देखी जाएगी, कौन सी जाति का व्यक्ति वहां पर रह रहा है उसको वहां पर नहीं देखा जाएगा। वहां पर सिर्फ यही आधार होगा कि उसके पास कितने पैसे हैं, उस आधार पर वह उस बस्ती में रहेगा। और बी बस्ती में भी जातिगत आधार पर निवास नहीं होगा, वहां पर भी पैसों के आधार पर विभाजन है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि शहरी स्तर पर समाज में जाति आधारित विभाजन के स्थान पर आर्थिक आधार पर विभाजन देखा जाता है, जिसके कारण वहां पर जाति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। यहाँ पर उसकी प्रासंगिकता क्या हो गई है, कम हो गई है। और दूसरा कारण है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से क्या है, वैश्विक ग्राम बनते समाज में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जाति का महत्व कम हो रहा है। और तीसरा पॉइंट है प्रवास अधिक होने से क्षेत्रीय पहचान जातिगत पहचान के ऊपर। किस प्रकार से, अब कोई ए व्यक्ति है वह राजस्थान का है, वह कहाँ जा रहा है काम करने के लिए, तमिलनाडु जा रहा है, और जो बी व्यक्ति है वह भारत से है और काम करने के लिए कहाँ जा रहा है, यूएस जा रहा है। तो जो ए व्यक्ति तमिलनाडु गया है उसको वहां पर जो पहचान होगी वो क्षेत्रीय आधार पर होगी, ना कि उसकी जातिगत आधार पर पहचान होगी। वहां पर पूछेंगे आप कहाँ से, तो सीधा बोलते हैं राजस्थान से, वहां पर उतनी ही पहचान होगी। और जो भारत से व्यक्ति जो यूएस जाएगा उसकी भी पहचान कैसे होगी, क्षेत्रीय आधार पर होगी। उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आपकी पहचान क्या है, तो वो बताएगा मैं भारत से हूँ। लेकिन ग्रामीण स्तर पर क्या होगा, एक ही व्यक्ति वहां पर रह रहा है, तो उसको पूछेंगे कि भाई आपकी पहचान क्या है, तो उसको वहां पर उसकी जाति बतानी पड़ेगी। तो बढ़ते प्रवास से क्या हो रहा है, क्षेत्रीय पहचान जातिगत पहचान से ऊपर जा रही है, जिसके कारण जो जाति की रिलेवेंस है वो कम हो रही है। चौथा पॉइंट है आर्थिक स्थिति में बदलाव। अब जातिगत आधार पर कार्य विभाजन की धारणा अब टूट रही है, क्योंकि आर्थिक आधार पर क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो जातिगत आधार पर कार्य विभाजन की धारणा टूटने से भी जो जाति का महत्व है वह कम हो रहा है। और पांचवा पॉइंट है आधुनिक शिक्षा के प्रचार से भी जो जातिगत भावना है वह टूट रही है। लेकिन बाद में हम दूसरे एस्पेक्ट में बताएंगे कि जातिगत जो पहचान है बहुसांस्कृतिक समाज को समझने की, वह अपनी पहचान वापस से नए सिरे से बना रहा है। उसका जो महत्व है वो नए सिरे से वापस वर्तमान समाज में उद्घाटित हो रहा है। वह किस प्रकार से हो रहा है, उस बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे जो जाति है वो राजनीतिक रूप से अपनी पहचान बना रही है, तो राजनीतिक आधार पर जो भारतीय समाज को समझने में अब जाति अपनी भूमिका को वापस प्रासंगिक बना रही है। जैसे जाति आधारित वोट बैंक हो गया, या जाति आधार पर चुनाव टिकट हो गया, जाति आधारित क्षेत्रीय दल हो गए। और जो सामाजिक गतिशीलता है वो वर्तमान में भी क्या है, जाति आधारित है। समाज के अंदर इतना आधुनिकरण नहीं आया है कि यह धारणा अभी तक टूट पाई है। जैसे जो विवाह, रिश्ते और नातेदारी संबंध होते हैं वो जातिगत आधार पर होते हैं। और जो जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जाता है वह भी भारतीय समाज को समझने में जाति की भूमिका को वापस बढ़ाता है, या फिर जो जाति की प्रासंगिकता है उसको बढ़ाता है। क्षेत्रीय विविधता, अब इससे क्या तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र विशेष में क्या होती है, एक प्रभुत्वशाली जाति का कब्जा होता है, यानी कि उसकी जनसंख्या अधिक होती है। तो वहां पर जो समाज को समझने में जाति अपनी भूमिका अभी भी बनाए हुए हैं। जैसे जो हरियाणा के अंदर जाट, गुज्जर, राजपूत हो गए, या फिर जो आंध्र प्रदेश में क्या हो गए, कम्मा और रेड्डी जातियां हो गई। आंध्र प्रदेश में तो अभी जातिगत आधार पर जो विभाजन है वो बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है, आप करंट में देख भी रहे होंगे। पांचवा पॉइंट है संस्कृतिकरण। अब संस्कृतिकरण से क्या तात्पर्य है, संस्कृतिकरण से तात्पर्य है
कि जो तथाकथित निम्न जातियां हैं वो जो तथाकथित उच्च जातियां होती हैं उनके रिचुअल्स को धारण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो पहले दलित जातियां होती थी उनको शादी के अंदर घोड़े वगैरह पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, लेकिन जो उच्च जातियां होती थी वो इस प्रकार के आयोजन करती थी। लेकिन अब दलित जातियों के दूल्हे हैं वो भी घोड़े पर चढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, दलित जातियों में या फिर निम्न जातियां उसमें संस्कृताइजेशन हो रहा है, जिसके कारण जो जाति है वो अपनी पहचान वापस बना रही है, वह खत्म नहीं हो रही। वह जो तथाकथित उच्च जातियां हैं उनके रिचुअल्स को अपनाकर अपनी पहचान को वापस समाज के अंदर मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। और जो ग्रामीण स्तर पर है वो वर्तमान में भी जाति पहचान का मुख्य आधार है। जैसे ग्रामीण स्तर पर जो पहचान होती है वो जातिगत आधार पर ही दिए जाते हैं। जैसे जो नाम होते हैं वो जातिगत आधार पर ही लोगों के गाँव के अंदर दिए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो जाति की प्रासंगिकता वापस पुनः सुनिश्चित कर रहे हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो जाति है वह भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता को आकार देती है। अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज के लिए सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और जाति आधारित असमानता को कम करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न 2022 में आया था और यह प्रश्न मुझे अभी तक का सबसे हार्ड प्रश्न लगा है, क्योंकि यह प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहा है पूछ क्या रहा है। इसका कोई एक आंसर मुझे तो कोई लग ही नहीं रहा। एक स्टैंडर्ड आंसर लिखा गया है यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जो भारतीय समाज में जो जाति है, क्षेत्र है और जो धर्म है उसके समानांतर पंथ की विशेषता बतानी है कि किस प्रकार से जाति में एक पंथ अपनी विशेषता बना लेता है, क्षेत्र में कोई पंथ अपनी विशेषता बना लेता है और धर्म में कोई पंथ अपनी विशेषता बना लेता है। तो जाति, क्षेत्र और धर्म के समानांतर हमें पंथ की विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है पंथ, उससे तात्पर्य क्या है? तो पंथ से तात्पर्य है कि किसी धर्म के भीतर कोई विशिष्ट मान्यताओं और प्रथाओं वाला जो समूह बन जाता है वह क्या कहलाता है? पंथ कहलाता है। जैसे जो जैन धर्म है उसके अंदर कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर है वो सफेद कपड़े धारण करते हैं और जो दिगंबर है वो नग्न रहते हैं। तो ये जैन धर्म के अंदर क्या हो गए? दो पंथ निर्मित हो गए। तो यही पंथ से तात्पर्य है। जैसे हिंदुइज्म में क्या है? शैविज्म और वैष्णविज्म है, और इस्लाम के अंदर क्या है? शिया सुन्नी हो गई। तो ये क्या है? धर्म के अंदर पंथ है। तो इन्हें हमें जाति, धर्म और क्षेत्र के संदर्भ में बताना है, इसकी विशेषताओं को बताना है। तो हम इंट्रो में जो इस प्रकार से जो हमने अभी पंथ की परिभाषा जानी उसको हम बता सकते हैं। बैन बॉडी में सबसे पहले हम सीधी हेडिंग डालेंगे कि भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता। अब बाद में हम सब हेडिंग डालेंगे कि जाति और पंथ, पंथ और क्षेत्र, पंथ और धर्म। अब जाति के अंदर किस प्रकार से पंथ आ जाता है या फिर जो पंथ है वह जाति में किस प्रकार से अपनी विशेषताओं को सम्मिलित करता है उसको हम बता सकते हैं। जैसे जो कोई पंथ होता है वह क्या होता है? किसी एक धर्म विशेष के अंदर ही होता है और उसके जो रीति रिवाज होते हैं वह क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो जैसे कोई निम्न जाति है वह किसी धर्म विशेष में क्या हो रही है? असमानताओं का सामना कर रही है, तो वह उस धर्म विशेष के किसी पंथ में चली जाती है, वह जाति। तो वहां पर जो पंथ के नियम है वो उस धर्म से थोड़े चेंज है, वहां पर समानता की भावना को देखा जाता है। जैसे जो जैनिज्म और जो बुद्धिज्म है वो सबसे पहले पंथ के रूप में ही शुरू हुए थे, वह एक धर्म नहीं थे सबसे पहले, लेकिन वो बाद में उन्होंने धर्म का रूप ले लिया। तो इस प्रकार उस समय की जो पिछड़ी जातियां थी उन्होंने जैनिज्म और बौद्धिज्म को ग्रहण किया। तो वहां पर क्या था? एक धर्म विशेष के अंदर रहते हुए भी उनको कुछ छूट थी कि यहाँ आप किसी प्रकार के भेदभाव का वहां पर सामना नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जाति के अंदर जो पंथ है वो अपनी जगह बना लेता है। सीधी आसान भाषा में कहे तो कि धर्म के अंदर जो जाति होती है उसमें कुछ असमानताओं को निम्न जातियों द्वारा सामना करना पड़ता है, लेकिन पंथ के अंदर उन असमानताओं को दूर किया जाता है, जिसके कारण वो जाति है वो उस पंथ में चली जाती है, लेकिन वह अपना धर्म वही रखती है। यही बात मैंने इस पहले पॉइंट में लिखी है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है कि जो उच्च जातियां हैं वह भी किस प्रकार से पंथ में जा रही हैं। अब उच्च जातियों के पास क्या है? पैसे तो है, लेकिन उनके पास क्या है? आध्यात्मिक शांति का अभाव है। तो इस प्रकार के जो आध्यात्मिक शांति वाले जो धर्म के अंदर जो पंथ होते हैं उसमें वो जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से उच्च जातियों में भी जो पंथ है वो अपने स्थान बना लेती हैं। जैसे जो हरे कृष्ण आंदोलन हो गया वह उच्च जातियों के लिए एग्जाम्पल हो सकता है, और में लिंगायत पंथ है वह निम्न जातियों के लिए एग्जाम्पल हो सकता है। अब दूसरा एस्पेक्ट था पंथ और क्षेत्र। अब पंथ है वो क्षेत्र विशिष्ट में अपनी विशेषताओं को कैसे बनाता है। जैसे जो पंथ होता है वो भौगोलिक रूप से किसी क्षेत्र में केंद्रित होता है। जैसे जो नैनार और अलवार हो गए वह चोल साम्राज्य के दौरान तमिलनाडु के इर्द गिर्द केंद्रित थे, और एक क्षेत्र के अंदर पंथ जो वहाँ की क्षेत्रीय संस्कृतियां, परंपराएं और प्रथाएं होती हैं उनको प्रभावित करती हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कि जो मणिपुर राज्य है वहाँ पर जो मैती कम्युनिटी है वह मूल रूप से हिंदू कम्युनिटी है और वैष्णव पंथ के जो नियम है उसकी पालना करती है। तो वहाँ पर क्या हुआ
मणिपुर के अंदर सबसे पहले जो हिंदू धर्म गया और वहाँ की जनजातियों के अंदर वैष्णव धर्म का प्रचार किया, उस पंथ का वहाँ पर भौगोलिक रूप से प्रचार किया, तो वहाँ की जो क्षेत्रीय संस्कृति थी, परंपरा थी, उसको वहाँ पर उसने चेंज किया था। अब जो वर्तमान में जो मणिपुर की मैती सभ्यता है वह पहले तो वैसी थी नहीं, वहाँ पर जो पहले आदिवासी समाज थी उसमें ही बदलाव लाया गया है। और दूसरा एस्पेक्ट हम बता सकते हैं कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने नवयान बौद्ध धर्म की शुरुआत की। उसने महाराष्ट्र में अपना प्रभाव स्थापित किया और वहां पर छोटे स्तर पर परंपरा और प्रथाओं में चेंजेस लाया। अब तीसरा पॉइंट था पंथ और धर्म। अब भारत में क्या है, जो पंथ है वो धार्मिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। बड़े धार्मिक समूहों के भीतर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और अनुष्ठानों की पेशकश करते हैं। अब कोई बड़ा धर्म है, उसके अंदर जो पंथ विभाजित होकर अलग अलग अपने सिद्धांत बना लेते हैं। जैसे जो दिगंबर थे जैनिज्म के अंदर और श्वेतांबर थे, उन्होंने अपने अपने अलग अलग रिचुअल्स बना लिए। श्वेतांबर थे वो कर्नाटक चले गए भद्रबाहु के नेतृत्व में, और जो दिगंबर है वो स्थलबाहु के नेतृत्व में अपने मूल स्तर पाटलिपुत्र में ही रहे और अपने नए नियमों के अकॉर्डिंग चले। तो इस प्रकार से जो पंथ है वो धर्मों के अंदर क्या ले आते हैं, कई परिवर्तन ले आते हैं। जैसे जो बौद्ध धर्म के अंदर महायान, हीनयान, थेरवाद हो गए। और पंथ क्या एक सहूलियत देती है कि आपके नियम आप चेंज कर सकते हो, आप अपने नियमों में बदलाव ला सकते हो, लेकिन जो आपका धर्म है वह वही बना रहेगा। तो लोगों को ये शांति रहती है कि मैं मेरा धर्म त्याग नहीं रहा हूँ, मैं उसी धर्म में हूँ, लेकिन मैं जो रिचुअल्स थे उनको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि जो लोग अपने धर्म को त्यागे बिना अपने व्यावहारिक जीवन में बदलाव चाहते हैं, वे अपनी जीवन शैली के अनुकूल धर्म की नई व्याख्या के समर्थक बन जाते हैं, जिससे नए संप्रदायों का उदय होता है। जैसे जो महायान बनाम थेरवाद हो गया, दिगंबर बनाम श्वेतांबर हो गया। और जो कुछ संप्रदाय क्या है, सामाजिक बुराइयों से धर्म को सुधारने की आवश्यकता से उभरते हैं, जबकि अन्य मूल सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए उभरते हैं। जैसे जो निरंकारी बनाम नामदारी हो गए, वहाबीवाद बनाम सूफीवाद हो गए। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि जो पंथ है वो किस प्रकार से धर्म में चेंजेस आता है, या फिर धर्म में उसकी किस प्रकार की विशेषता होती है, क्षेत्र विशेष में उसकी किस प्रकार से विशेषता होती है, और जाति के आधार पर उसकी किस प्रकार से विशेषता होती है, जो प्रश्न की मेन डिमांड थी। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो पंथ है या जो संप्रदाय है वो न केवल हाशिए पर रहने वाले वर्गों को धर्म में जगह पाने में सक्षम बनाता है, बल्कि यह धर्म को समाज की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियों के लिए प्रासंगिक बनाता है। धर्म के अंदर चेंजेस लाके धर्म को जीवित रखने के लिए यह जरूरी है। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वह है जाति में राजनीति की भूमिका की जांच कीजिए। जो आज हमने डिस्कस किया वो तो था राजनीति में जाति की भूमिका, और प्रैक्टिस क्वेश्चन है जाति में भारतीय राजनीति की भूमिका क्या है, उसको हमें बताना है। आप ये पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप यूपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।